बनाया है, बिना मुहूर्त पूछे बनाया, आराम से रहता हूँ। हाँ मेघा राम जी गोदारा मैंने जब गांव के इस मकान में जहाँ मैं बैठा हूँ इसकी नींव दी, तो मैं खुद पूरा नक्शा मेरा बनाया हुआ। जो गांव के सामान्य कारीगर थे उनको मैंने कह दिया जैसा मैं कहता हूँ वैसा काम करो, आपको काम करना है, आपको दीवार बनाना आता है और मैं जैसा कहता हूँ, क्यों नक्शा मैंने तय कर रखा है अपना, मैं किसी से पूछने नहीं जाता, मेरे हिसाब से मैंने नक्शा बना दिया। क्योंकि मेरा साइंस बहुत अच्छा है, मैं विज्ञान और गणित काफ़ी अच्छी थी मेरी, और मैं हिसाब किताब अच्छे जानता हूँ, तो मुझ पर मेरा इतना भरोसा है तो मैंने तय कर दिया। तो पहले मैंने कारीगर को बुलाना भी ज़रूरी नहीं समझा, मैंने पत्थर डलवाने शुरू कर दिए और नींव मैंने अपने आप नींव के लिए लेबर लगा के और खुदवा दी और मेरे हाथों से नींव भर दी। तो मैंने उसमें गुड़, जो जवार के दाने, बाजरी के दाने डालने चाहिए थे वो मैंने नहीं डाले बिल्कुल। मैंने कहा ये गुड़ से नींव कमज़ोर रहती है। नींव में तो सीमेंट, कंक्रीट और उसका जो मैंने इंजीनियर से पूछ लिया, जो मेरे मित्र थे, उन्होंने बताया कि ये इस प्रकार का अनुपात होना चाहिए और इस अनुपात में अगर आप इसको ऐसा गारा बना के, और ये कंक्रीट का पहला जो नींव की पहला तल था वो मैंने मजदूरों के, कारीगर को बुलाया नहीं, जो मिस्त्री होते हैं उनको नहीं, मजदूरों के हाथों से मैंने डलवा दिया मेरा। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, न तो कोई तारीख का पता, न कोई वार का, नहीं, जब भी मुझे ठीक लगा उस दिन नींवें खुदवानी शुरू कर दी और जब भरना ठीक लगा भर दी। शुरुआती एक तल जो 1 फीट का मैंने किया वो मैंने किया, बाद में चूनवाई का काम कारीगरों को बुला लिया। तो अब उसके बाद मेरे जोधपुर में मकान बनना था, तो मैं तो वहाँ किसी को ठेका दे करके आ गया, वहाँ कोई रहता भी नहीं था। तो जो कारीगर थे, ठेकेदार था, उसने फ़ोन किया कि नींव तो मैं खुदवा के आया था, फिर उनके जब उनकी लेबर और उनके जब आदमी मिले उस दिन उन्होंने शुरू करना था। मेरे लिए, मेरी तरफ से उनकी दिन की छूट थी, किसी भी दिन करो, मेरी तरफ से उनको ये पाबंदी नहीं थी कि आपको शुरुआत इस तारीख को और इस दिन को और ऐसा कुछ करना, ऐसा कुछ था ही नहीं। वो ठेकेदार पहले से ही मुझे जानता था व्यवहार से। तो फिर उन्होंने फ़ोन किया कि साहब ये तो अड़चन आ रही है। मैंने कहा क्या आ रही है? कि ये पड़ोसी जो महिलाएं हैं वो कह रही है कि ये क्या कर रहे हो आप, नींव में कुछ पूजा ही नहीं कर रहे हो। तो मैंने कहा, तो पड़ोसी एक अध्यापक जी की पत्नी थी, उन्होंने कहा उनको मार साहब जी से हमारी बात कराओ। तो उन्होंने बात की कि ये क्या कर रहे हैं, आपके नींव शुरू कर दी इन्होंने। मैंने कहा तो क्या करना, तो कारीगर है, ये मिस्त्री है, जानते हैं, इनको ही करना चाहिए काम, तो हम करेंगे क्या? कि नहीं उसमें कुछ किया ही नहीं, पहले पूजा और वो। और मैंने कहा इसकी तो कहाँ ज़रूरत ही नहीं थी कुछ भी। कि नहीं हम करेंगे, ऐसा नहीं है, मैंने तो पड़ोस की औरतों को बुला लिया है और हम तो ये सारा करेंगे, ऐसे नहीं होने देंगे। और मतलब ये शहरों में ज़्यादा बदमाशी है, गाँवों के बजाय। मेरी पत्नी ने, उन्होंने नहीं कहा कि हम ऐसा कुछ करेंगे, मेरे घर में ऐसा नहीं कहा किसी ने यहाँ पर, परंतु वहाँ तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी। अब बताओ मेरा मकान बन रहा, उनको क्या लेना देना? फिर भी वो तो बुला करके गीत और पता नहीं क्या क्या, वो फिर फोटो भिजवाए मुझे व्हाट्सएप पर। और उन्होंने कहा कि मैंने कहा भाई एक ही शर्त है, गुड़ वगैरह मत डाल देना उसमें मेरी नींव में, और दाने मत डाल देना, क्यों दाने अंकुरित होते हैं तो नींव को फुला देते हैं। और जहाँ भी हम सीमेंट करते हैं तो उसमें दाने नहीं होने चाहिए। कोई बीज है तो अंकुरित होते हैं तो उसको गीला रहता है 4 दिन में, तो अंकुरण की वजह से वो उसको सीमेंट के तल को हटा सकता है वहाँ से। इसलिए मैंने कहा बीज, दाने और गुड़ वगैरह वैसा वो कुछ मत डाल देना, और जो तुम्हारा करना है कर लेना। अब करें क्या, मैं तो फंस गया वहाँ पर। तो फिर उन्होंने वैसा वहाँ किया उन लोगों ने। यहाँ तो क्या है कि मेरा घर एक साइड में बन रहा था, परिवार वहाँ रहता था, और घर वालों को कोई दिक्कत थी नहीं। तो ये बीमारियाँ मैंने बताया ना, मेरे यहाँ शादी में जब गांव वालों ने, किसी ने नहीं कहा कि आपकी दाढ़ी बड़ी हुई है, गांव वालों ने इतना ही कहा ज़्यादा से ज़्यादा कि ये माहिर आ रहा है तो थोड़ा सापा बांध रखना ही पड़ेगा, तो रख दिया। बाकी किसी ने नहीं कहा। यहाँ लगभग बहुत ज़्यादा तादाद में ससुराल पस के लोग और गांव के भी लोग, काफ़ी लोग थे मेरे जो भी थे, परंतु उन्होंने, किसी ने नहीं कहा। उनको पता है कि इस आदमी को कहने से कोई मतलब नहीं। परंतु जो जोधपुर के जो शहर वाले पड़ोसी आए, उन्होंने तो
मैं तो वो बैठा था और वहाँ फंक्शन वो चलता था कार्यक्रम, वो तो बीच में ही आकर के कान में कहने लगे, मैं सुनता नहीं कान वाले तो, और वो कह रही है तो ये क्या कर दिया यार आपको, अभी के भी दाढ़ी दिए, कार्यक्रम संपन्न होते हैं आपको दाढ़ी बनाने। और फिर यहाँ जिम्मेदारी दे करके गए मुश्किल से कि दाढ़ी जरूर बनानी है इनकी। ये कोई होता है कि दाढ़ी नहीं बनाई इन्होंने। अब मैं तो दाढ़ी बनाने, मैंने बनाई नहीं लंबे समय से दाढ़ी, मैंने मुसीबत खड़ी कर दी यहाँ। और आदमियों को, 2 आदमियों को पीछे लगा दिया कि उन्होंने कहा यार ऐसा कहा यार आपको दाढ़ी तो बनानी पड़ेगी ये। तो मैंने कहा यार मेरे कोई जिद नहीं है दाढ़ी बनाने, परंतु मेरी आदत नहीं है यार, मेरी ये चमड़ी छूल जाएगी बिना मतलब, ये चमड़ी मुझे बड़ा यूँ अड़चन होगी, जलन होगी यहाँ पर। तो मेरे घर में तो वो है भी नहीं रेजर ब्लेड, वो सिस्टम भी नहीं है। तो मेरे भाई से मैंने मंगवाया, मैंने कहा भाई करो और क्या है। तो मैं तो अब जानता नहीं, लंबा टाइम हो गया, और आजकल नई तरह के आ गए रेजर ब्लेड। तो मैं बाथरूम में घुस गया, चांद ले वो कांच ले करके, और मैं क्या कि पहले नहा धो करके फिर बनाता था, तो वो गीली हो जाती थी ज़्यादा। जब मैं दाढ़ी बनाता था तो मुझे याद है एक ब्लेड मेरे 4-5 महीने तक काम आती थी। पहले बालों को बहुत ज़्यादा गीले करते थे, ब्लेड का कुछ नहीं बिगड़ता, चाहे कितनी दाढ़ियाँ बढ़ाओ। पहले नहा लो आप साबुन से अच्छा, और अगर आधा घंटे या 15 मिनट तक गीला रह गया मुंह दाढ़ी तो बाल बिल्कुल आराम से कट जाते। परंतु ये तो पता नहीं रेजर ब्लेड में तो फंस गया वहाँ, काफ़ी टाइम तक परेशान रहा, चश्मा बाहर भूल गया। और मैंने कहा यार बाल तो कटे नहीं है, ये हाथ फेर के देख रहा हूँ तो बाल कट नहीं रहे। फिर मुश्किल से काफ़ी टाइम हो गया तो बाहर निकला आधा पौन घंटे बाद में, और घर में तो महिलाएं और थी, उनको मैंने कहा क्या मेरे कटिंग हुई है कि नहीं हुई है, कि नहीं नहीं बाल तो पड़े हैं ज़्यादातर। मैंने कहा ये वो नहीं, मेरे भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ये रेजर मेरे तो समझ में नहीं आ, या तो तू आके कर दे, नहीं तो मेरे तो ये तो उल्टा समस्या कर दी है। तो फिर जा करके और उसने वो कैसे ही करके वो दाढ़ी की। इस प्रकार शहर वाले लोग जो है मेरे हिसाब से गाँव वालों से भी ज़्यादा यूँ है, ग्रामीण तो और भी ग्रामीण बुद्धि है। ये ग्रामीण तो अब शहरों की हवा लगने से गाँव में बेईमानी आई है सारी। जब मैं बचपन में था तो उस समय तो कुछ था ही नहीं ज़्यादा है, वास्तु शास्त्र तो छोड़ो और भी बहुत कम तीमार थे। ये होली दिवाली मुश्किल से थोड़े बहुत थे। इनमें भी क्या है कि दोपहर तक तो खेत में काम करते थे, फिर आकर के थोड़ी स्लाब सी बना करके वो हो जाती थी दिवाली, और ज़्यादा नाटक नहीं था कुछ भी। श्रवण गांधी जाहिल से बोल रहे हैं कि पाखंडवाद पर आवाज़ उठाने वाले आप जैसे कम ही लोग हैं। चांद पर अच्छी बात कही आपने सर, चंद्र ग्रहण में भी दान देते हैं। हाँ वो तो देते हैं जी। आप ये वैज्ञानिक बातें कह रहे हैं, मेरा प्रश्न यह है कि क्या ज्योतिष का मानवीय व्यवहार और कर्म पर भी प्रभाव पड़ता है? हाँ जी पड़ता है सुरेश जी, पड़ता है। मानवीय व्यवहार पर भी प्रभाव पड़ता है, कर्म पर भी प्रभाव पड़ता है। परंतु मेरी मान्यता यह है कि जो भी प्रभाव पड़ता है, ज्योतिष भी उसका है, अस्तित्वगत है, परमात्मा का या अस्तित्व की तरफ से है। जैसे ये गर्म हवा आ रही है, इसका प्रभाव पड़ रहा है तो उसकी है। अब मैं जितना बचाव करूं, बाकी इसके प्रभाव को मैं इनकार नहीं कर सकता। कोरोना आ गया तो इसके प्रभाव को मैं कितना इनकार करूंगा, मैं बचाव के प्रयास कर सकता हूं। प्रभाव पड़ेगा तो पड़ेगा। अब मैं इसके लिए पूजा पाठ शुरू कर दूं, नगीने पहन लूँ अंगुलियों में, ये कर लूँ, काले बस्तर का दान दे दूं किसी को, वो दे दूं, इस प्रभाव से बचूं, कोरोना के बचाव से। अगर ये भी तो एक प्रभाव है ना, कोरोना भी तो कोई ज्योतिषीय असर हो सकता है। तो प्रभाव पड़ते हैं, पर प्रभाव से बचने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं वो बहुत बड़े बेहुदा है और अस्तित्व के खिलाफ है। ज्योतिष को इनकार करना, ज्योतिष के सामने लट लेकर खड़े होना मेरी दृष्टि में ठीक नहीं है। पाखंड की जड़ें बहुत मजबूत है, मेघाराम जी गोदारा कह रहे हैं। राजू राम जी कहते हैं कोई खेल नहीं आ जी। ये राजू राम जी पता नहीं बार बार वही कमेंट करते हैं या बार बार सामने आ जाता है। बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है गुरुजी, ऐसे कल्याण जी कह रहे हैं। राम राम सा वो तो हो गया। ये गुरुजी मनुष्य जीवन जीने के लिए धर्म की आवश्यकता है या बिना धर्म के जीवन? देखो सुरेश चंद जी, धर्म से ही सब कुछ होता है। धर्म का मतलब है स्वभाव, तो सब कुछ स्वभाव से होता है।
तो धर्म की आवश्यकता क्या? धर्म तो है, उसको कोई हटा नहीं सकता। जैसे विज्ञान है वैसे ही धर्म है, परंतु जो धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास और पाखंड है वो धर्म नहीं है। इसलिए ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन जो भी है ये कोई धर्म नहीं है, ये बदमाशियां हैं, ये संप्रदाय है, ये जातियों की तरह ये बदमा सब गड़बड़ियां हैं। तो धर्म अस्तित्वगत है। हाँ, ईस्वी सन सूर्य पर आधारित है। इस्लामिक कैलेंडर सूर्य पर आधारित है? नहीं जी, इस्लामिक कैलेंडर तो सूर्य पर ये हिजरी सन है, वो सूर्य पर आधारित होता तो रोजे वगैरह ये इनके महीने पूरे साल घूमते, 39 साल में पूरी तरह ये तो 12 महीने मानते हैं चांद के। ये तो सूर्य पर आधारित है, मेरी समझ के बाहर आ रही है आपकी बात। तो बाकी भारतीय कैलेंडर सारे सूर्य और चंद्र दोनों पर आधारित है, गति पर आधारित है, सही है। ईस्वी सन सूर्य पर आधारित है, वो चंद्रमा पर बिल्कुल आधारित नहीं है। भारतीय कैलेंडरों में सूर्य चंद्रमा का दोनों का मिश्रण किया है, दोनों की स्थितियों को देखा है। इस्लामिक कैलेंडर में सूर्य मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये तो। क्यों? रमज़ान का महीना अगर सूर्य पर आधारित होता तो रमज़ान का महीना कभी सर्दियों में नहीं आता, जैसे हमारे सावन भादो बरसात के दिनों में ही आते हैं रोजाना, क्योंकि सूर्य पर आधारित है। सूर्य पर आधारित का मतलब है मौसम पर आधारित होना। मौसम सूर्य की वजह से है। मूला राम जी, लॉकडाउन में अगर धीरे जेड़ा सो एक जना थारे जिता ऑनलाइन आता तो कई परिवारों की रोजी रोटी। हाँ, वो मूला राम जी, ये भी मुझ पर आरोप काफ़ी लग रहे हैं। रोजी रोटी वाले ये जो गाड़ियां चलाते हैं वो कहते हैं आप तो तीर्थ व्रत ये सारी चीज़ें बंद कर, पता नहीं कितने कारखाने बंद हो सकते हैं। आपकी बातें अगर लोग, वो तो ठीक है, लोग मानते नहीं। कितने उद्योग धंधे चौपट हो सकते हैं, कितने लोगों का रोजगार खत्म हो सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा ये है, बात सही है आपकी, पर उसके लिए कुछ और काम हो जाएंगे कारखानों में। जहाँ अगरबत्तियाँ आ रही है, जो चीज़ें बन रही है, वहाँ कुछ और निर्माण हो सकता है। मनुष्य के हित के कई काम हो सकते हैं। सुरेश जी वर्मा कहते हैं सत्य, तथ्य और प्रति पर भी बात होनी चाहिए। अब मैं प्रयास तो कर रहा हूँ। इनका कमेंट या तो मेरे समझ में नहीं आया या इन्होंने लिखने में कोई चूक की है। सत्य, तथ्य, आउट, प्रतीक पर भी बात होनी चाहिए। बहुत अच्छा, या तो वापस आ जाएगा कोई कमेंट। सर, आपको लोग बेवकूफ़ कहते हैं तो ये चिंता का विषय नहीं है और मैं जानता हूँ कि आपको इनकी कोई चिंता भी नहीं है। हमारे विचार आपसे बिल्कुल पूरी तरह मिलते हैं, इसलिए अब हमारी संख्या लगातार बढ़ रही है। अच्छी बात है। आपके ऑनलाइन हमेशा इंतजार रहता है। ये बदिया नगर से JR जी कह रहे, धारणाओं पर प्रहार करना अच्छी बात है, लेकिन कोई नई धारणा आरोपित करना भी ठीक बात नहीं है। तो मैं धारणा आरोपित नहीं कर रहा हूँ, नई धारणाओं पर प्रहार ही कर रहा हूँ। मैं कोई नहीं कह रहा हूँ कि ये धारणा पकड़नी है आपको। मैंने ये नहीं कहा कि अगरबत्ती की जगह ये शुरू कर दो, काले कुत्ते की जगह सफ़ेद कुत्ता पकड़ लो, ये मैं नहीं कहता हूँ कुछ भी। किसी भी प्रकार का बंधन और किसी प्रकार की गड़बड़ी है वो ठीक नहीं है। राजू जी मेघवाल, जिस तेली ने कोलू बनाकर तेल निकाला, खाने में स्वाद दिया, सुंदरता दी, जिस तेली ने तेल की पूजा के बिना शुभ मुहूर्त कार्य और सिर्फ ये कार्यों पर किन्होंने कहा है, ये भी आविष्कार है। जैसे तिल में तेल दिखाई देता था पर निकल नहीं रहा था। तेली लोग कहते हैं कि सुलेमान हकीम, सुलेमान वैसे कोई जिसको सोलोमन भी कहते हैं, सुलेमान भी कहते हैं, एक बहुत समझदार आदमी का नाम रहा है। जैसे हमारे कई ऋषियों के नाम वो सेम नाम के ऋषि हुए हैं, इसी प्रकार सोलोमन या सुलेमान, वो कहते हैं सुलेमान हकीम ने
9 दिन तक गाड़ी की तेल की, और फिर हैरान हो गया कि इसमें तेल एयर निकलता क्यों नहीं है। परंतु तेल की जगह जब तक कोई दूसरा द्रव्य नहीं जाएगा तब तक तेल जगह नहीं छोड़ेगा। गाड़ी करने वालों को पता है अब तो कि उसमें पानी डालेंगे तो तेल अलग होगा, नहीं तो तेल भले ही कितना ही गाड़ी कितनी करो आप, तेल नहीं निकलेगा। तो कहते हैं कि सुलेमान की आंखों में इतना पानी आया परेशानी होने की वजह से, पानी और पसीना, और वो रोने लग गया कि ये तेल एयर निकलता क्यों नहीं, और उसके आंखों के पानी की वजह से तेल निकला। और फिर बाद में तेलियों ने पानी डालना। तो ये भी एक वैज्ञानिक आविष्कार है, खोज है, खोजें की है लोगों ने। ओम प्रकाश जी चौधरी कहते हैं भोपे बर्डों से दूर रहें। शिवदत्त जी, सुरेश जी को लाइव जोड़कर चर्चा करें तो वे भी अपना पक्ष मजबूती से रख सके, वो ठीक रहेगा सर। सुरेश जी को इस समय लाइव जोड़ने से ठीक नहीं रहेगा। आजकल लाइव जुड़ते थे मुझे, मैंने तो आज देखा है लाइव जोड़ने से लाइव खराब हो रहा है टेक्निकली। अभी भंवरलाल जी कासनिया का लाइव देख रहा था मैं शाम को 5:30 बजे, तो उन्होंने लाइव जोड़ रखा था BDSS जी को किसी को, तो दोनों की आवाज़, एक की आवाज़ आती है दूसरे की नहीं आती है, एक का चेहरे के हाव भाव आते हैं दूसरे के नहीं आते हैं। तो लाइव शायद सीख बैठे नहीं जुड़ते थे, अब मैंने देखा जुड़ता था। पहले मैंने सोचा जुड़ना भी बंद हो गया, आज उनका लाइव देखा तो पता चला कि लाइव जुड़ता है। वो पहले आपकी तरफ से आएगा लाइव के लिए मेरे पास, तब जोड़ा जाता है। हाँ सुनील जी, इसलिए मैं कैलेंडर शुद्ध रूप से चंद्र कैलेंडर है। सुनील जी जाट ने, हाँ सुनील वो भाणु, हाँ इसने मेरा पक्ष लिया है। एक नया महीना नए पतले अर्ध चंद्रमा से शुरू होता है। महीने तो भारतीय कैलेंडरों के चंद्रमा से शुरू होते हैं, परंतु इन्होंने क्या किया, भारतीय कैलेंडर में या तो 10 दिन बढ़ा दिया हर साल में, और या फिर 1 महीना बढ़ा दिया 3 साल बाद में, और यूं करके चंद्र और सूर्य दोनों पर आधारित कर दिया उसको। कई 100 सालों पहले शास्त्र ग्रहण अग्रिम बताते थे, साथ ही पृथ्वी को चपटी वे शेष नाग पर खड़ी है। मतलब जानबूझकर झूठ बताया गया? नहीं, ये जो ग्रहण अग्रिम बताते थे वो तो चंद्रमा की और पृथ्वी की गतियों को जानते थे। नहीं, गतियों को अगर जानते थे तो ये तो गति नहीं चपटी। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को अग्रिम शायद ये गणनाएं पूरी तरह नहीं जानते थे, तब तो नहीं कर सकते। वो गतियों को नहीं जानते थे, सिर्फ गणना के आधार पर करते थे। पता नहीं कैसे करते थे वो लोग, उनके पास कोई पुराना रिकॉर्ड था और निश्चित टाइम से कोई आता होगा, क्योंकि ये तो इनके कक्ष तो निर्धारित है। हो सकता है इनको गतियों का पता नहीं होगा कि पृथ्वी की कोई गति होती है चंद्रमा, परंतु इन्होंने आंकड़े रख लिए हो लंबे वर्षों तक कि इतने महीनों बाद में ये एक सीध में होते हैं और इसलिए चंद्र ग्रहण होगा इस पूर्णिमा को, और एक सीध में होते हैं इसलिए सूर्य ग्रहण होगा इस अमावस्या को। और हमारे देश में होता था तभी की इनकी गणनाएं थी, उस हिसाब से इन्होंने कर लिया होगा। बाकी पृथ्वी की गतियों का इनका तो पता ही नहीं था। ये तो बहुत बाद में पता चला कि पृथ्वी घूमती है। नहीं, वे पढ़े लिखे लोग नहीं थे, गणित था उनके पास, विज्ञान नहीं था। ये गणनाओं पर आधारित है, और गणनाओं के आधार पर अगर अपने सारी गणनाओं को एक जगह रखें, जब जब भी चंद्र ग्रहण हुआ है, जब जब भी सूर्य ग्रहण हुआ है, तो अग्रिम बताया जा सकता है, क्योंकि इनकी कक्ष बिल्कुल निर्धारित है। चंद्रमा की, सूर्य की जो कक्ष है निर्धारित है, और निर्धारित कक्ष में इनकी परिक्रमा का वो टाइम है पूरा। और इसलिए वो अगर पुराने रिकॉर्ड पढ़े हों तो पता चल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे सारे कैलेंडर बहुत पुराने ज़माने, क्यों पता था कि इतने दिन बाद में और 29.5 दिन का चांद का महीना करना, तो वो सेट कर देते थे अपना, और सारा हिसाब किताब पुराना हिसाब था, पुराने हिसाब के आधार पर आगे चलता रहता था। अब इस्लामिक कैलेंडर में क्या, वो चांद को खुद रेख के बिना नहीं मानते। अब संयोग से अगर
अमाउस के बाद पहली तारीख को चांद उनको नहीं दिखता तो वो एक दिन के लिए उसको पोस्टपोन कर देते थे, महीने को आगे, तारीख को आगे बढ़ा देते थे। इस्लाम में ये है कि खुद ने जब तक चांद है, परंतु दूसरे दिन चांद देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पहले के देखे हुए चांद का दिन पूरा हो गया, इसलिए दूसरे दिन तो वो निश्चित कर देते हैं कि ईद आज नहीं कल होगी, आज दिखाई नहीं दिया इसलिए कल होगी। वो पहले वाले की गिनती के आधार पर कर देते हैं, पर वो पहला जो तारीख है उसमें चांद की अड़चन उनके रहती है रोज। मुसलमान गाय को नहीं मार सकता, ये बातें अच्छी लगी। अब मुसलमान डरते हैं ना, वो गाय को कैसे मारेंगे, लोग देखेंगे तो मुसलमान। मैंने पूछा है, मैंने कहा आप डांग मार सकते हो क्या, आपके ये टोकरी गिरा दी जाए आपके खोमचे से, कि नहीं नहीं मरवाओगे क्या, अगर हम मारेंगे तो लोग कहेंगे कसई इसको दया नहीं आती है। देखो गाय माता को मार रहा है पूरी तरह, और जो माड़ियों के जो खोमचे थे वो मारते थे आराम से, उनको कोई दिक्कत नहीं, वो मारे तो भी भाई उनकी तो माँ है, मारेंगे इसमें क्या है, और उनको कोई नहीं कहेगा कि ये तो अपराध कर रहा है, इसको दया नहीं आती है, तो उनको तो डरना पड़ता है बेचारों को। भाई राम भंवर राम जी कीचड़ कहते हैं मैं आधा पाखंडी हूँ जी। पाखंडी तो मैं आप सभी हैं जी पाखंडी। अगर मैं जैसा मैं हूँ वैसा पूरा का पूरा बाहर नहीं दिखाता हूँ, और थोड़ा बहुत भी अगर रंग करता हूँ, अलग दिखने का प्रयास करता हूँ, तो वो पाखंड है, वो धोखा है, वो कपट है। पाखंड से फ्री होते ही आदमी बिल्कुल मासूम हो जाता है। ऋतु के मूलाराम जी कह रहे हैं ऋतु के अनुसार प्रकृति पेड़ पौधे जीव जंतुओं का संरक्षण करना पाखंड नहीं है, जैसे पौधों को पानी डालना जानो। हाँ ठीक है, ठीक है। अब तो शायद सुनील जी बिश्नोई, जब तक आप दूसरों को सुनाते रहो, ये पता नहीं क्या है, कोई उस समय कही होगी बात और उसके आधार पर हो गया। सर जी शरीर में कोई जानलेवा गांठ होने पर सिर्फ उसी गांठ को ही निकालना चाहिए, ना कि पूरे शरीर को चीर पाड़ कर ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। उसी प्रकार हमारे धर्म समाज में गांठ नुमा पाखंड, हाँ सही है, बहुत बढ़िया बात है इनकी। हाँ जो चीज़ें हैं उनको अलग किया जाना चाहिए, हाँ बाकी पूरे को नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। आपके कान की बीमारी के बारे में मैंने प्रशिक्षण में आपको बताया था कि भैरू जी के फेरी ताराचंद जी, अंधविश्वास मुक्त समाज ही समाज को प्रकृति के रास्ते पर ले जाने का कार्य करता है। जी बिल्कुल, अभी आपकी बातें गंगा, ज्ञान गंगा की तरह ही है, खिया राम जी बेनीवाल कह रहे हैं। मोहन बाबू, आपकी बातों से ज्ञान भी मिलता है और एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, मनोरंजन भी अच्छा हो जाता है ना। हाँ मूला राम जी, एक ब्लेड 4-5 महीने आप आतरी जच्ची को आप भी कर सकते हैं आराम से। शर्त बता दूं आपको, अगर करें तो आपकी जो ब्लेड है वो आपने काम लेने से पहले यही है, पहले नहाओगे फिर बाद में दाढ़ी करोगे, पहली शर्त है। आपने नहा लिया साबुन लगा के और अब दाढ़ी करोगे तो आपकी ब्लेड को आपको आसानी से, बहुत ज़्यादा सरलता से बाल अपने आप आते जाएंगे, और फिर वो ब्लेड जो है उसको काम लेने के बाद धो दी, और धो कर के थोड़ी उसकी हवा लगने दो ताकि वो सूख जाए, और फिर कागज़ में डाल के रख दो। बस ब्लेड काम लेते ही जाओ, भले साल भर ही, 4-5 महीने के साल भर लगोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो उस ज़माने में तो इतनी कोई अच्छी ब्लेडें भी नहीं आती थी, और बाकी लोगों के नहीं काम करती थी, मेरे करती थी, और मेरे बाल भी बहुत कड़क है। इस प्रक्रिया से काम ले तो काम ले सकते हो आप। हाँ ये आपस में जवाब दे रहे हैं। रामचरण जी नानिया का, सुरेश जी ठीक है सर, मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ। वांगड़ा जी चूहा से बोल रहे हैं, चूहा चूही से। रामचरण, आपकी बातें परम सत्य तो नहीं, जो भी है जैसी आपको लगती है। और भी देखो, मैं कोई एकदम सत्य कहने की स्थिति में नहीं हूँ, फिर भी अपन विचार कर लेते हैं इस पे। सच्चे लोग होते ही
शतक है, ये पूरा लिखा नहीं, सत्संग लिखना चाहते थे शायद ये। चलो, पाखंड खत्म हो जाएगा तो खर्चा भी कम हो जाएगा लोगों का। हाँ ठीक है, डर भी कम हो जाएगा, प्रेमपूर्ण भी होंगे, शांति भी ज़्यादा होगी। बचाओ, मैं आपका चेला बनूंगा। खेमाराम कड़वासरा। तो शायद अब तक के सारे कमेंट मेरे हिसाब से आ गए हैं। और ठीक है, तो मित्रों आज करीब करीब अच्छा लगा। देखो सुरेश जी जो बातें कर रहे हैं, सुरेश जी क्या है कि वो विद्वान आदमी है और वो थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इनसे और कहलवाया जाए। अब मैं जितना जानता था उनका जवाब देने का मैंने प्रयास भी किया है। कुछ एक वक्तव्य उनके पूरी तरह से लिखे हुए थे नहीं थे, इसलिए नहीं दे पाया। बाकी तो करीब करीब सभी लोग मेरे एक तरह से पक्ष में, एक आध भाई को जो पीड़ा ज़्यादा हो रही थी वो भी पक्ष में ही है, क्योंकि उसको बात जो है असर कर रही है, चोट कर रही है बहुत ज़्यादा। तो बहुत अच्छा रहा और सबको अच्छा लगा। शायद सभी लोग, ज़्यादातर लोग इसको शेयर करेंगे। कैसे कर सकते हैं, और शेयर करने के भी बहुत सारे मीडिया हैं, अपन कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं इसको। फेसबुक के अलावा व्हाट्सएप वगैरह सभी जगह शेयर होता है। शेयर का ऑप्शन देते ही अलग अलग साइटों के आपके जो भी अकाउंट हैं आपके, उनके ऑप्शन आते हैं। तो आप जिनको अच्छा लगे वो उस तरह से शेयर करें। धन्यवाद। और मेरे ये जो है यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो चढ़ा रहा हूँ, उसको सब्सक्राइब करेंगे और उस पर कमेंट और लाइक करेंगे या उनको शेयर करेंगे। शेयर करने से बड़ा होगा, लाइक कमेंट या सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे वीडियो आपको प्राथमिक रूप से, वैरायटी के रूप से, वरीयता के रूप में आपके सामने आते रहेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, राम राम।